हवा में खुनकी बढ़ गई थी। इस चौबारे के इर्द गिर्द चारों तरफ लातादाद लोग घरों की छतों और खिड़कियों में नजर आ रहे थे। राइफलें लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। चौबारे की छत पर कासमिया के सरकर्दा अफराद और जंगजू मौजूद थे। एक 3 फुट लंबी टेलीस्कोप एक स्टैंड पर रखी गई थी और उसके इर्द गिर्द हजूम था। मुझे दिखते ही हजूम ने रास्ता दिया। मैं और इमरान हसनात अहमद के साथ टेलीस्कोप पर पहुंचे। सबसे पहले मुझे ही मतलूबा मंजर दिखाया गया। मंजर वाकई चौंका देने वाला था। टेलीस्कोप को बड़ी खूबी से करीबन निस्फ किलोमीटर दूर एक मीनार पर फोकस किया गया था। मीनार के सिरे पर बर्क की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन ये रोशनी जनरेटर की मरहून मिन्नत रही होगी। गौर से देखने पर बड़ी बी की शबीह नजर आती थी। वो आलती पालती मारे शायद फर्श पर ही बैठी थी। इसके सर के ऐन ऊपर एक सांप बकरे या बकरी का कटा हुआ सर झूल रहा था। खासी सर्दी में भी बड़ी बी के जिस्म पर फकत सफेद सूती साड़ी ही दिखाई देती थी। तब गौर से देखने पर पता चलता था इसके कंधों पर कोई शाल किस्म की चीज भी है। दरमियानी उम्र की 2 और औरतें भी बड़ी बी के साथ थी। आप लोग भी देखो। मैंने पीछे हटते हुए इमरान और हसनात वगैरह को दावत दी। बारी बारी सबने ये मंजर देखा। आखिर में फिर मुझे देखने की दावत दी गई। बड़ी बी दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। ताहम किसी वक्त वो अपने कंधों पर फूंक मारने के लिए गर्दन घुमाती तो उसका चेहरा भी नजर आता था। अचानक शोर उठा। मैंने पलट कर देखा। कासमिया के कुछ मकीन आपस से ही में गुत्थम गुत्था हो गए थे। 3-4 बारेश अफराद को लोग बुरी तरह मार पीट रहे थे। इन्हें गद्दार, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या करार दिया जा रहा था। दीगर अफराद उन्हें छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैंने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, यह क्या तमाशा है? खत्म करो ये सब, पीछे हटो। शदीद गर्मा गर्मी में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई, लेकिन फिर भी खींचातानी और बदजुबानी जारी रही। हसनात और मुबारक वगैरह ने आगे बढ़कर यह हंगामा मुश्किल कंट्रोल किया। 2-4 अफराद अब भी बुरी तरह गरज बरस रहे थे। तुम मुनाफिक हो, तुम गैरों से मिले हुए हो, तुम जैसे लोगों की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इस तरह के फिक्रे चारों तरफ गूंज रहे थे। मार खाने वाले जख्मी अफराद को मौका से हटा लिया गया। मारने वाले सैकड़ों की तादाद में थे। वो और जोशो खरूश से नारे लगाने लगे। इनके नारों से पता चलता था कि वो बड़ी बी को फौरन से पहले शूट कर देने के ख्वाहिशमंद है। हसनात मुझे और इमरान को एक तरफ ले गया तो उसने झगड़े की तफसीलात बताते हुए कहा, कबीले के लोगों ने राय दी है कि बूढ़ी औरत पर गोली न चलाई जावे। ये बदशुगनी होवेगी। बदशुगनी से क्या मतलब? मैंने पूछा। इनका कहना है कि इनके अकीदे के मुताबिक जंग में किसी पर इसकी बेखबरी में पीछे से वार करना बिल्कुल गलत है, और जिस पर वार किया जावे वो नारी हो और उम्र रसीदा भी हो तो यह और भी गलत बात है। बस इसी बात पर बाकी लोग गुस्से में आ गए। इनका कहना है कि ये कोई आम औरत नहीं, ये फसाद की जड़ है। ये इस लड़ाई में बड़े बड़े फैसले कर रही है। ये मरेगी तो दुश्मनों की कमर टूटेगी। वो इसे मारने में जरा सी भी देर करना नहीं चाहते। ज़ाहिरीन हालात में तो ये सुनहरी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इतनी दूर निशाना लग भी सकेगा। इमरान ने कहा, वो देखें जी, जहां बहुत से लोग जमा है। छत के इस कोने में मुबारक अली ने एक तरफ इशारा किया। इमरान के साथ साथ मैंने भी देखा वहां काफी लोग जमा थे। फिर मुझे एक दूर मार राइफल भी नजर आई। ये काफी बड़ी राइफल थी। इसके ऊपर भी टेलीस्कोप लगी हुई थी। कई अहम जंगजू कमांडर यहाँ जमा थे। हसनात अहमद ने कहा, यह जरगाह के 3-4 बेहतरीन निशानेबाज हैं जी। उड़ते परिंदे पर 100% ठीक निशाना लगा ले गए थे। मुझे यकीन है इनमें से कोई एक बड़ी बी के खोपड़े में सुराख कर लेगा। छत पर मौजूद लोगों का जोशो खरोश नहीं था। वो जानते थे कि बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर उनको एक बड़ी शानदार कामयाबी मिलने वाली है। इस टेलीस्कोप ने इत्तेफाकिया तौर पर एक ऐसा काम कर दिखाया था जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल था। यह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई माहिर फल्कियात अपने टेलीस्कोप से आसमान का तूल अर्ज नाप रहा हो और अचानक एक ऐसा सितारा उसे नजर आ जाए जिसकी खबर पहले किसी को ना हो। यह भी कुछ ऐसी ही हैरान कुन दरियाफ्त थी। वो बड़ी बी जो जरगाह के शोलों पर तेल डालने का काम बड़ी हठधर्मी से कर रही थी, अचानक ये टेलीस्कोप के अदसों पर नमदार हो गई थी। मैंने देखा बारीक नक्कूश और तीखी लंबी नाक वाला एक निशानेबाज दूर मार राइफल में बुलेट डाल रहा था। अंदाजा होता था कि यही शख्स बुढ़िया पर निशाना लगाने वाला है। सैकड़ों तमाशाइयों के दिल शिद्दत से धड़क रहे थे। इमरान ने मेरा कंधा दबाया। मैं नीचे जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ा। हसनात अहमद और चौहान ने हमें देख लिया। इससे पहले कि चौहान हमारी रवानगी के बारे में पूछता, इमरान ने उसे उंगली के इशारे से खामोश रहने का इशारा कर दिया। इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स का ध्यान दूरमार राइफल और निशानेबाज की तरफ था। साथ से जैसे रुक गई थीं और निगाहें धर्मशाला के दूर उफ्तादा मीनारे पर जमी हुई थी। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं थी। अगर किसी ने देखा भी तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। जीनों की तारीकी में पहुंचते मुझे अंदाजा हो गया कि इमरान कोई खास काम करना चाह रहा है। कुछ बताओगे भी? मैंने उसे पूछा। मैं न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा हूँ, ऑन एयर होने से पहले कुछ नहीं बताऊंगा, इसने कहा और मुझे तकरीबन खींचता हुआ निचली मंजिल पर ले आया। क्या तारीकी थी, किसी ने हमें पहचाना नहीं और मुझे लेकर सीधा एक कमरे में घुस गया और कमरे का दरवाजा शताबी से बंद कर दिया।
मैंने देखा यहाँ भी एक खिड़की के पास एक लंबी रेंज की राइफल पड़ी थी। बहरहाल ऊपर वाली राइफल से कम ताकतवर थी। इस राइफल को चलाने वाला भी गालबन बड़ी बी की हलाकत का मंजर देखने के लिए बालाई मंजिल पर चला गया था। इमरान ने राइफल को फौरन चेक किया। इसमें 2 बुलेट्स मौजूद थी। राइफल पर छोटे साइज की टेलीस्कोप भी लगी हुई थी। बुढ़िया को मारना चाहते हो? मैंने पूछा। नहीं, उसे जिंदा करना चाहता हूँ। राइफल लोगों को जिंदा करने के लिए ही तो होती है। यार कभी कभी कैसा इम्काना सवाल करते हो तुम। लेकिन तुम्हें पंगा लेने की क्या जरूरत है? ऊपर बड़ी गन से फायर करने तो लगे हैं वो लोग। मैं निशाना चूकने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर निशाना चूक गया तो 2-3 सेकंड में बड़ी बी गायब हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन इन लोगों के पास बड़ी गन है। हसनात बता रहे कि वो लोग जरगां की बेहतरीन निशानेबाज हैं। जरगां और लाहौर में बड़ा फर्क है मेरे प्यारे। लाहौर लाहौर है और लाहौर का निशानेबाज भी लाहौर का निशानेबाज है। लेकिन कुछ नहीं। तुम शिकार देखो, शिकारी देखो और निशाना देखो। वो बड़े एतमाद से राइफल के सामने जा बैठा। मीनारा और उसकी बालाई रोशनी यहां से भी साफ दिखाई दे रही थी। रात की तारीकी बतदरीज दिन के उजाले में ढलती जा रही थी। इमरान ने मुझसे कहा, मैं निशाना लेने लगा हूं। अगर दरवाजे पर दस्तक हो, बल्कि अगर कोई दरवाजे को उखाड़ भी दे तो तुम दरवाजा नहीं खोलना है। इमरान देख लो, बड़ा नाजुक मामला है। तुम्हें बताया मैं सिर्फ नाजुक मामलों को ही देखता हूँ। नजाकत मुझे पसंद ही बड़ी है, खासतौर से अगर लड़कियों और इनके मामलों में हो तो। मैं समझ गया था कि अब वो जो करने जा रहा है करके रहेगा। उसे दलीलें देना बेकार था। इसी दौरान में मेरी निगाह एक और दूरबीन पर पड़ गई। ये कमरे की एक दीवार पर लगी खूंटी से झूल रही थी। मैंने ये पीतल की दूरबीन उतार कर आंखों से लगा ली। इमरान राइफल के सामने ऊंधा लेट कर शस्त्र बांध रहा था। फिर देखते ही देखते उसने ऊपर तले 2 फायर कर दिए। धमाकों से फिजा गूंज उठी। वो कमाल का निशानेबाज था। मैंने आज तक उसका निशाना खता होते नहीं देखा था, मगर आज उसने निशाना खता किया। और एक नहीं, दोनों निशाने खता किए। मैंने टेलीस्कोप में से देखा। बुढ़िया एकदम अपनी जगह से उठी। उसके दोनों साथी औरतें भी उठी। मैंने उनके हिफ्जों को तेजी से ओझल होते देखा। ओ शिट! इमरान ने दांत पीस कर राइफल पर मुक्का रसीद किया। फिर वो मुझे लिए तेजी से बाहर निकला। चारों तरफ हलचल थी। ऊपर तले होने वाले 2 फायर्स की गर्जदार आवाज सुनकर लोग बालाई मंजिल की तरफ दौड़े जा रहे थे। तम कुछ ऊपर से नीचे भी आ रहे थे। एक अफरा तफरी सी मच गई थी। तारीकी और भगदड़ में किसी ने हमें कमरे में दाखिल होते या निकलते नहीं देखा था। कम अज कम किसी ने हमें पहचाना हरगिज नहीं था। हम भी जीने तय करके ऊपर आ गए। या दूरमार राइफल के करीब मौजूद चोटी के निशानेबाज बुरी तरह आग बगौला हो रहे थे। यकीनन वो जान चुके थे कि इनके फायर करने से पहले ही किसी और ने गोली चला दी है और इस अचानक फायरिंग के नतीजे में शिकार ओझल हो गया। लंबी नाक वाले शख्स जीनों की तरफ इशारा कर रहा था और धाड़ रहा था, नीचे देखो, वहां से गोली चली है, किसी हरामजादे ने चलाई होगी। चंद मुसल्ला अफराद दौड़ते हुए जीने उतर गए। क्या हुआ असनात? इमरान ने पूछा। गड़बड़ होगी इमरान भाई, बुढ़िया बच गई। लगता है हमसे पहले किसी और ने गोली चला थी, लेकिन उस खबीज को लगी नहीं। मैं जब से इमरान के साथ था मुझे पहली बार इस पर गुस्सा आ रहा था। इससे जल्दबाजी हुई थी। उसने निस्बतन छोटी गन से अफरा तफरी में निशाना लिया था। बहरहाल जो होना था वो हो गया था। अब यही सोचा जा सकता था कि शायद इसमें कोई बेहतरी हो। एक निशानेबाज अब भी बड़ी गन के पास मौजूद था। इस गन की दूरबीन भी निस्बतन बड़ी थी। निशानेबाज ने मुसलसल दूरबीन से आंख लगा रखी थी, मगर अब तवक्का नहीं थी कि बुढ़िया फिर निशाने पर आएगी। चौबारे के अंदर और इर्द गिर्द मौजूद सैकड़ों लोगों में मायूसी की लहर से दौड़ गई। ताहम कुछ लोग उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि शायद बुढ़िया को गोली लग ही गई हो। करीबन 8 घंटे बाद मैं और इमरान और दीगर साथियों के हमरा वापस कले में आ गए। फसील के कमजोर हिस्से के सामने कोस की शक्ल की सुरंग तेजी से खोदी जा रही थी। सैकड़ों मर्दोजन और बच्चे कले के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद थे। वो अपनी अपनी अहलियत के मुताबिक मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। कहीं नाश्ता बनाया जा रहा था, कहीं तकसीम किया जा रहा था। दिफाई इंतजामात में भी औरतें मर्दों के शाना बचाना काम कर रही थी। गीता मुखी अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो इन सैकड़ों औरतों के दरमियान कहीं मौजूद थी या शायद वापस जा चुकी थी। मैं और इमरान दोबारा अपने कमरे में आ गए। पता नहीं क्यों मुझे इमरान की निशानेबाजी पर मुसलसल शक सा हो रहा था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, इमरान तुम मुझे हर वक्त उलझन में रखते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी कौन सी बात को हकीकत समझूं और किसको झूठ। भाई मीडिया का तो काम ही उलझन में रखना होता है। एक उलझन के खत्म होने से पहले दूसरी उलझन शुरू हो जानी चाहिए, वरना नाजरीन भाग जाएंगे और एंकर बेचारे पुकारते रह जाएंगे, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। वो शान बेनियाजी से बोला, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं भागूंगा, मगर मुझे सच सा बताया करो। ठीक है, आइंदा सच बताया करूंगा। यानी तुम बिलवास्ता इतराफ कर रहे हो कि यह सच नहीं था। तुमने जानबूझकर बुढ़िया को भगाया। यार भगाया तो जवान और खूबसूरत औरतों को जाता है, बुढ़िया को भगाने से क्या फायदा? कितना बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैंने बड़ी बी की जान बचाने की कोशिश की है। क्यों? यार दुश्मन पर पीछे से वार करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, और दुश्मन भी इतना पुराना जितना ये कला है। मुझे तो लगता है ये बुढ़िया जरूर बहादुर शाह जफर का हुक्का ताज़ा करती रही है, या कम अज कम महात्मा गांधी की गर्लफ्रेंड से में शामिल रही है। तुम फिर बकवास कर रहे हो।
इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर हसनात और डॉक्टर चौहान अंदर आ गए। हसनात कुछ देर पहले तक काफी अफसुर्दा नजर आता था, मगर अब उसकी कैफियत बदली हुई थी। वो बोला, मैं अनवर भाई से मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। बुढ़िया का बच जाना एक लिहाज से ठीक ही है। किस लिहाज से, मैंने पूछा। वो कह रहे हैं इस बुढ़िया ने काश्मीर पर भरपूर हमले के लिए शुभ घड़ी निकाली हुई है। इस शुभ घड़ी की वजह से ही अभी तक हिंदू फौजी हमले से रुके हुए हैं। मजबूरन गोरे फौजियों को भी रुकना पड़ा है, हालांकि ये गोरे वक्त जाया करना ना ही चाह रहे। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर अब तक हमला हम पर ना ही हुआ तो इसकी वजह यह बड़ी ही बी है। अगर ये बुढ़िया मर जाती तो हम पर अभी हमला हो जाना था। यह बात तो है। इमरान ने ऊपर नीचे सर हिलाया। मैंने गौर से उसे देखा। उसने मासूम सूरत बना रखी थी। किसी को शुबा तक नहीं हो सकता था कि बुढ़िया को भगाने वाला काम इमरान ने किया है, और इस तरह से किया है कि इस काम से इख्तलाफ करने वालों को इख्तलाफ का मौका नहीं मिल सका। हसनात बात जारी रखते हुए कहा, अनवर भाई कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि अभी 10-12 घंटे तक हम पर अटैक ना हो। उम्मीद है आज रात तक हमें बाहर से जबरदस्त कुमक मिल जाएगी। कुमक से तुम्हारी मुराद नल पानी से आने वाली मदद है? मैंने पूछा। बिल्कुल जनाब, हमारे मुखबर बता रहे हैं कि नल पानी से कमोबेश 4000 सिपाही रवाना हो चुके हैं। इनकी क़यादत खुद छोटे सरकार कर रहे हैं। ये बड़ी सनसनीखेज इत्तला थी। यह बात भी बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ रही थी कि हम पर हमले का आगाज जितनी देर से होगा इतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। गोरे और काले फौजियों की तरफ से हम पर हमले का आगाज शाम से कुछ देर बाद हुआ। यह भरपूर हमला था और हम सब इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। इमरान ने मुझे पाबंद कर दिया था कि मैं कले में रहूं और यहाँ के मामलात को कंट्रोल करूं। खुद वो हसनात चौहान और मुबारक अली के साथ लड़ाई की जगह पर था। कासमिया पर 2 तरफ से हमला किया गया था। लड़ाई की शिद्दत से दुर्दीवार लर्जने लगे और कासमिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आग भड़कती दिखाई थी। अनवर खान की हालत अब बेहतर थी। हम दोनों कले की बालाई मंजिल पर मौजूद थे। अनवर खान बिस्तर पर नीम दराज था और गाहे बगाहे मुझसे बात भी कर लेता था। अनवर खान ने इमरान को पहली बार देखा था। वो उसकी शख्सियत से मुतासर हुआ था। खास तौर से इससे संगीन हालात में इमरान का ठहराव और उसका मुतमईन अंदाज अनवर खान को बहुत पसंद आया था। वो मुझसे मुखातब होकर बोला, ताबिश तुमने पहले कभी अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया, क्या ये भी पाकिस्तान से तुम्हारे साथ आया था? नहीं अनवर भाई, मुझे ये ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा है। मेरा एक दूसरा दोस्त इकबाल भी इसके साथ है। अनवर खान ने कहा, मुझे इस शख्स की आंखों में ऐसी चमक नजर आती है जो बुरे से बुरे हालात में भी बुझती नहीं। मेरा दिल कहता है कि यह मर्दे मैदान है, ना सिर्फ खुद लड़ सकता है बल्कि साथियों को भी लड़वा सकता है। मैंने कहा, अनवर भाई सच पूछो तो मैंने यहाँ अभी तक जो फैसले किए वो इसी के मशवरे से हुए हैं। जाहिरी तौर पर मैं कमानदार का किरदार अदा कर रहा हूँ, लेकिन असल में सब कुछ इमरान ही कर रहा है। अगर ये ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अनवर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा कराते हुए जरा पहलू बदला, बोला, खैर ऐसी भी बात नहीं है ताबिश। तुमने यहाँ जरगाह में जो कुछ किया है वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। तुमने एक दूबदू मुकाबले में उस शख्स को मात और मौत दी है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। मैं समझता हूँ कि तुमने एक बहुत बड़ा बुत तोड़ा है। इस बुत के टूटने से ही लोग जिंदा हुए हैं और अपना आप बनवाने के लिए गली कोचों में आए हैं। हम बातें कर रहे थे और फायरिंग की आवाजें बतदरीज फैलती और बढ़ती जा रही थी। कयामत का शोर था जिसमें गाये बगाए लर्ज़ाखेज बारूदी धमाके भी सुनाई देते थे। कले के तूलो अर्ज में पुरजोश मुसलमान नौजवानों के नारे सुनाई दे रहे थे, शहादत या मौत। अनवर खान ने कहा, इंसान हौसला न हारे तो कुछ नहीं हारता। फिर तकिए से सर उठाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, लगता है एंडरसन और हुक्म के दस्ते आगे बढ़ रहे हैं, शायद कासमिया के दरमियान तक पहुंच चुके हैं। अनवर बोला, यह बात तो तय है कि हमें पीछे हटना पड़ेगा। हमारा आखिरी मोर्चा यह कला होगा। देखने की बात यह है कि हम कितनी देर तक अपने हरीफों को कासमिया के गली कोचों में रोक सकते हैं। इसमें तुम्हारा अंदाजा क्या है? मैंने खिड़की में खड़े होकर बगौर इर्द गिर्द के जायजा लिया। मुझे सूरत हाल ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आई। जाहिर आम शहरी और नीम फौजी दस्ते एक बाकायदा फौज का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सकते थे। मैं साफ देख रहा था कि अब लड़ाई कासमिया के ऐन वस्त में हो रही है। मैंने कहा, अनवर भाई लगता है कि 1-1.5 घंटे तक हमें कले में मैसूर होना पड़ेगा। जो खंदक तुम खुदवा रहे हो इसकी पोजीशन क्या है? मैंने कहा, वो जगह मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो मुकम्मल हो चुकी है। यह अल्लाह का खास करम हुआ है। अनवर खान ने कहा, लेकिन वो औरत कौन थी जिसने तुम्हें फसील के कमजोर हिस्से के बारे में बताया? सच्ची बात यह है अनवर भाई कि इसमें भी मुझसे ज्यादा इमरान का किरदार है। वो औरत इमरान की कोई जानने वाली थी, उसी ने इमरान को ये इतला दी थी। ताबिश अगर हम ये लड़ाई जीतने में कामयाब हो गए तो इसमें इस इतला का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। जख्मी अनवर खान ने जो गलत सवाल मुझसे किया उसने एक बार फिर मुझे कम के अथाह समंदर में डबो दिया। उसने पूछा, ताबिश तुम्हारा बच्चा माँ के बगैर बेहाल है, सुल्ताना अब कहाँ है? मैं एकदम खामोश हो गया। एक चीज सीने से उठी और पूरे जिस्म में फैल गई। मैंने कहा, अनवर भाई सुल्ताना वहां है जहां से कोई वापस नहीं आता। चाहे तुम्हें पता नहीं चल सका, वो जरगाह के कब्रिस्तान में सो रही है। अनवर खान का चेहरा जर्द हो गया। वह कितनी देर गुमसुम रहा। मेरी आंखों के सामने भी सुल्ताना के आखिर लम्हात का मंजर घूमने लगा। उसका सर मेरी गोद में था। रुखसारों के अनार आंखों की रोशनी की तरह बुझते चले जा रहे थे।
उसने खामोशी की जुबान में कहा था, खुदा हाफिज मेरे शरीक हयात, लेकिन मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं मोती और गेंदे के फूलों में आपको मिलूंगी और चांदनी रातों की ठंडक में और सुबदम चलने वाली हवा में। और मैं रोज जब किसी तपती दोपहर में बरसात के बादल छाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। और अनवर खान की भराई हुई आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। ये कब हुआ था आपिश और कैसे? मैंने मुख्तसर अल्फाज में अनवर खान को सारी दिलफुकार दास्तान सुना थी। सुल्तान और आफ्ताब खान का घेरे में आना, काशिम राजी और फायशू की हड़धर्मी, रंजीत पांडे की अयारी और फिर मारिया के साथ साथ सुल्ताना की मौत, मैंने सब कुछ अनवर के गोश गुजार कर दिया। हमारे ठिकाने यानी पुराने किले के गिर्द लड़ाई का घेरा तंग होता जा रहा था। कासमे के गली कोचों में लड़ाई हो रही थी। छोटे बड़े हर तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। अंदाजा होता तक हुक्म और एंडरसन के सिपाहियों के पास LMG और MG3 टाइप की गन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चर्स के धमाके भी तवातुर से सुनाई दे रहे थे। मरकजी हिस्से में जगह जगह आग भड़की हुई थी। जख्मी तेजी से कले में आ रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि इन जख्मियों की जगह लेने के लिए ताज़ा दम जवानों को भेजना जरूरी है। मैं अनवर खान से इजाजत लेकर नीचे चला गया। मुझे देखते ही बेशुमार अफराद मेरे गिर्द जमा हो गए। इनका जोशो खरोश इतनी था। मैंने कमांडर से कहा कि वो फौरी तौर पर 100-150 अफराद का दस्ता तैयार करे और दिफा करने वालों को कुमक पहुंचाने की कोशिश करे। मेरे कहने की देर थी कि इस हदायत पर अमल हो गया। 2 मिनट के अंदर एक लहरिएदार झंडे के नीचे 150-200 जंगजू जमा हो गए और फिर अपने कमांडर के अक्कम में घोड़े दौड़ाते कले से बाहर निकल गए। जो लड़ाई की शिद्दत बढ़ रही थी, इमरान और चौहान वगैरह की सलामती के हवाले से मेरे खदशे भी बढ़ते जा रहे थे। यही वक्त था जब कले से सिर्फ निस्फ फरलांग की दूरी पर कई जोरदार धमाके हुए। भड़कने वाली शोलों का नारंगी अक्स अब कले के अंदर तक पहुंच रहा था। चंद घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए। इनमें मुबारक अली भी शामिल था। इसका कंधा जख्मी था और खून इसके सफेद लिबास को तरबतर कर रहा था। वो सीधा मेरी तरफ आया। अदब से सलाम करने के बाद बोला, जनाब लड़ाई कले के सामने हो रही है। हसनात भाई और इनके करीबन 1000 जानिसारों ने कहा है कि वो आखिर दम तक लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि बाकी सब लोगन अपनी पोजीशनें छोड़कर कले में घुस जावें और दरवाजे बंद कर लें। इन्होंने इस बारे में आपसे इजाजत मांगी है। इमरान साहब कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो भी अगली सफ़ों में हैं। उन्होंने भी यही बात कही है। फिर मुबारक अली ने अपनी खून आलूद कमीज में हाथ डाला और एक तयशुदा कागज निकाल कर बोला, इमरान साहब ने रुक्का भी भेजा आपके लिए। मैंने जल्दी से रुक्का खोला। उस पर बस एक ही जुमला लिखा था, मेरी राय है कि बाहर लड़ने वालों को अब अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। मैंने मुबारक अली से कहा, ठीक है, तुम लोग मौका पर मौजूद हो। अगर तुम ये समझते हो कि वापस आ जाना चाहिए और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए तो ऐसा कर लो। मुबारक अली ताजीमी अंदाज में सर झुकाकर वापस चला गया। उसके 4-5 साथी भी वापस चले गए। मैं बालाई मंजिल पर अनवर खान के पास पहुंचा तो शदीद जख्मी होने के बावजूद उठकर बैठ गया था और मुख्तलिफ दस्ता सालारों को पोजीशनें संभालने के बारे में हदायत दे रहा था। 1 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई कले के बिल्कुल करीब पहुंच गई। फिर कले के 2 बड़े दरवाजे खोल दिए गए और मुजामत करने वाले मुसल्ला शहरी और जंगजू तेजी से कले में दाखिल होने लगे। इनमें लड़के, कम उम्र नौजवान, यहाँ तक कि औरतें भी शामिल थीं। इन्होंने लड़ाई की तरबियत हासिल नहीं कर रखी थी। सिर्फ अपने जज्बे और हौसले की मदद से इन्होंने कई घंटों तक हुक्म की बाकायदा फौज का मुकाबला किया था। प्रोग्राम के मुताबिक हसनात अहमद और उसके जानिसार साथियों ने हमलावर दस्तों को आखिर तक रोके रखा, यहाँ तक कि कले के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कले की बालाई मंजिल से ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। इससे पहले ऐसे मनाजर के बारे में तारीख की किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। आज ये सब कुछ जीती जागती हालत में निगाहों के सामने था। गोलियों की बुछाड़ें, जख्मियों की पुकारें, जगह जगह पड़ी हुई लाशें, बारूद की बू, धुआं और शोले। शायद मैं 150 साल पहले की दिल्ली में था। अंग्रेजों और सिखों ने लाल किले का घेराव कर लिया था। ताजदारे हिंदुस्तान पर आखिरी जर्ब लगाने के लिए और हमेशा से ताराज होने वाली दिल्ली को फिर से ताराज करने के लिए वो अपनी तोपों को लोड कर रहे थे और अपनी संगीनों को चमका रहे थे। लेकिन ये दिल्ली नहीं था, ये भांडियल स्टेट थी। तारीख अपने आप को धरा रही थी, मगर क्या तारीख ने आखिर तक खुद को धुराना था? किले के अंदर वापस आने वालों में मुझे इमरान नजर नहीं आया। मेरी निगाहें बेकरारी से उसे तलाश करने लगी। आखिर उसकी झलक दिखाई दी और मेरे सीने से इत्मीनान की तवील सांस खारिज हुई। वो और चौहान सही सलामत थे। एक गन उसके हाथ में थी। उसने होठों में बड़े स्टाइल से सिगरेट दबा रखा था। यूं लगता था कि वो इस नहायत संगीन सूरत हाल को भी इंजॉय कर रहा है। इमरान और चौहान सीधे मेरे पास आए। दोनों के चेहरे धुएं और गर्द से अटे हुए थे। किले के दरवाजे बंद हो जाने के बाद लड़ाई कुछ देर के लिए रुक गई थी। यूं महसूस होता था कि किले पर फैसला कुन हमला करने के लिए कमांडो एक्शन की मुकम्मल मनसूबाबंदी की जा रही है। थोड़ी दूरी पर मैंने हसनात अहमद को भी देख लिया। वो भी अपने बेशतर साथियों के साथ बिल्कुल आखिरी वक्त में किले के अंदर घुसने में कामयाब हुआ था। ये हौसला अफजा बात थी। इमरान ने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ छोड़ते हुए सरगोशी में कहा, ठीक ठीक बताना, मैं इस वक्त फर्स्ट ब्लड के हीरो जॉन रैम्बो की तरह नहीं लग रहा? लग रहे हो, लेकिन फर्स्ट ब्लड में जॉन रैम्बो जिंदा बच गया था। यहाँ ऐसा सीन नहीं नजर आ रहा। जेकर तुम्हारी सोच हमेशा
मनफी होती है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और जिंदा भी रहेंगे। न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि लाहौर भी पहुंचेंगे। न सिर्फ लाहौर पहुंचेंगे बल्कि हफ्ते की किसी खूबसूरत शाम को पीसी में बुफे डिनर भी करेंगे। और न सिर्फ डिनर करेंगे बल्कि वापसी पर मैं तुम्हें रिक्शे में भी बिठाऊंगा। क्या मतलब भाई, वापसी पर तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकोगे? मेरे साथ तो मेरे जी होंगे। हम नहर के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा में दूर तक जाएंगे। जब रीमा जी मेरे साथ चिपक कर बैठी हूं, मोटरसाइकिल उड़ी जा रही हो और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो तुम्हारी कसम मजा ही आ जाता है। एक बार तो शूटिंग पर अचानक राइफल का एक ब्रस्ट आया, खिड़की के तख्तों में छेद हो गए और हमारी करीबी दीवार से बहुत सारा प्लास्टर उखड़ कर फर्श पर आ गिरा। मैं और इमरान बेसाख्ता नीचे झुके थे। कुछ फासले पर हसनात और चौहान मौजूद थे। बहरहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम जब भी झूठ बोलते हो इस तरह का कोई वाकया हो जाता है। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था।